हमारा आज का टॉपिक होगा बॉडी ऑफ द एसे। हम लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स में आसिया बचे सवाल क्लास के एंड में, पहले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने, बल्कि 3 लेक्चर्स में, सबसे पहले लेक्चर्स में इसेंशियल्स ऑफ एन एसे, वो भी यूट्यूब चैनल पे आ चुका है। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने आउटलाइन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट और ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह वो देखा, वो भी यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। और तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा जाता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी ऑफ द एसे के क्या क्या रिक्विजिट्स हैं, क्या क्या उसकी बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, आपने किसी पैराग्राफ को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आर्गुमेंट्स देने हैं, कैसे उसको एंड करना है। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में होंगी। तो बॉडी ऑफ द एसे पहले तो ये है क्या वो बता दूं। आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जहाँ पे ख़त्म हो और आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ जहाँ से शुरू हो, इसके बीच में जितने पैराग्राफ्स आएंगे वो सारे बॉडी ऑफ द एसे कहलाते हैं। Anything that is written between introductory paragraph and concluding paragraph is considered to be body of the essay. ये वो मेन जगह है जहाँ पे आपने अपने थीसिस स्टेटमेंट को प्रूव करना होता है थ्रू मल्टीपल आर्गुमेंट्स, थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स जो आपने आउटलाइन में बनाए थे। सबसे पहला पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना है वो ये है कि यू हैव टू कीप सब्जेक्टिविटी टू अ मिनिमम लेवल। सब्जेक्टिविटी क्या होती है? आपकी जाती राय, आपका पर्सनल ओपिनियन, विदाउट एनी रेफरेंसेस, विदाउट एनी कोटेशन, विदाउट एनी साइटेशंस, वो सब्जेक्टिव एनालिसिस कहलाएगा। आप जहां कहीं पे भी बगैर किसी रेफरेंस के अपनी राय देना चाहेंगे, वो चीज ऑब्जेक्टिविटी के जुमरे से निकल गई। जबकि एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग में हमेशा आपका राइटअप ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि आपकी जाती राय उसमें मैटर नहीं करती। हो सकता है आपकी जो पर्सनल ओपिनियन है, मतलब फर्ज करें मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, लेट्स से, ये मेरा आर्गुमेंट है। अब मैं जाती तौर पे तो इस पे बिलीव रखता हूं और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, मेरे अपने उसके पीछे कोई एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन फैक्ट है, जो रियलिटी है लाइफ की, जो जिस रियलिटी को मैं ग्रेस्प नहीं कर पाया, या जो रियलिटी मेरी परसेप्शन से बाहर है, वो रियलिटी क्या कहती है कि जितनी भी ट्राइड फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस हैं उनमें से बेहतरीन डेमोक्रेसी है। तो जब तक मेरे पास कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, जब तक मेरे पास कोई एनालिसिस मौजूद नहीं है, प्रॉपर रेफरेंसेस मौजूद नहीं है, तब तक अगर मैं ये कहूंगा कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस और उसके पीछे अपनी कहानियां लिखना शुरू कर दूं, तो वो एक सब्जेक्टिव एनालिसिस कंसिडर किया जाएगा। You're always supposed to support your points with referenced evidence. आर्गुमेंट्स बॉडी ऑफ द एसे में जितने आर्गुमेंट्स होंगे, आपने 50 पैराग्राफ लिखे हैं तो इट्स वेरी लाइकली कि आपको 50 एविडेंसेस देने होंगे वहां पे। विदाउट दोज एविडेंसेस वो आपकी जाती राय तस्वर की जाएगी, वो कोई अच्छा पीस ऑफ राइटिंग नहीं तस्वर किया जाएगा। आपने आई, मी, यू, अस, ये वर्ड्स आपने अवॉइड करने हैं। वी एज अ नेशन समटाइम्स रेयरली यूज किया जा सकता है, लेकिन आपने मोस्टली कोशिश करनी है कि आप अवॉइड करें। यू हैव टू राइट इन थर्ड पर्सन, ये होगी पहली बात। दूसरे नंबर पे बॉडी पैराग्राफ, आपका जो कोई भी पैराग्राफ है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद शुरू होने वाला कोई भी पैराग्राफ, उन सब पैराग्राफ्स के लिए ये आपने एक रूल ज़हन में रख लीजिए। इस रूल के अकॉर्डिंगली आपने उसको लेकर चलना है। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम एन ओपनिंग सेंटेंस, जो ट्रांजिशनल सेंटेंस भी हो सकता है। पहले ओपनिंग सेंटेंस हो गया जिसमें यू आर सपोज्ड टू डायरेक्टली हिट दैट सर्टेन पॉइंट। मैंने आपको कहा था कि आपकी आउटलाइन के अंदर जितने आपके पॉइंट्स हैं, पिलर्स के बाद जो आप सब पॉइंट्स देते हो, जितने आप पॉइंट्स हैं, ईच पॉइंट इज इक्वल टू 1 पैराग्राफ। अब ये वो पॉइंट्स आप यहाँ पे पैराग्राफ्स में डिस्कस कर रहे हो, सो वो स्टार्ट होगा डायरेक्टली हिटिंग दैट पॉइंट। उस पॉइंट को आपने डायरेक्टली पिन पॉइंट करना है, एंड देन यू विल लीड द रीडर इनटू द फर्स्ट पीस ऑफ एविडेंस। फिर आप उसको रीडर को एविडेंस वहां पे प्रोवाइड करेंगे।
बेसिकली आपका जो पहला सेंटेंस और पहला एविडेंस है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज मिनी थीसिस ऑफ दैट पैराग्राफ। और थीसिस होता क्या है? योर वेरी ओन पॉलिसी अबाउट दैट थिंग, उसको थीसिस कहते हैं। तो आपकी पहली लाइन और उसके साथ रेफरेंस या उसके साथ एविडेंस या उसके साथ लॉजिकल इन्फरेंस जो होगा, वो आपका पहला, इस तरह आप कोई भी स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद आप करेंगे क्या, मतलब आपने दे दिया, पहली बात कर दी ओपनिंग सेंटेंस, उसके बाद एविडेंस दे दिया, उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि पहली दोनों बातों की एक्सप्लेनेशन देंगे और एंड पे उसी पैराग्राफ को कंक्लूड कर देंगे। दैट इज हाउ एवरी पैराग्राफ हैज टू गो ऑन। ये आप ये समझ लीजिए पैराग्राफ लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ओपनिंग सेंटेंस, रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन, 4 पॉइंट्स हैं। ओपनिंग सेंटेंस, रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन। यहां तक समझ आ गई? अच्छा जी, आगे चलते हैं। You always have to avoid generalizations। किसी सिनेरियो को, किसी फिनोमेना को, किसी आपके पास जो पीस ऑफ रेफरेंस मौजूद है उसको जनरलाइज करना इज नॉट गुड। इसको ब्लैंकेट स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको स्वीपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। आप ये काम नहीं करेंगे, मतलब जनरलाइज कर देना किसी भी बात को, इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट। अब वो वेल नोन फैक्ट आया कहां से कोई पता नहीं है, बस ये कहना था इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट, या ये लिख देना रिसर्च हैज शोन दैट, आगे कोई बात कर देनी। और वो रिसर्च कौन सी, किस रिसर्च और किसने वो कंडक्ट की, कब की, कहां पे की, कैसे की, वो कुछ पता नहीं है, बस जनरली लिख दिया कि रिसर्च हैज शोन दैट। जो एकेडमिक या मैच्योर पीस ऑफ राइटिंग होगा उसमें आप इस तरह की ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स नहीं देंगे। आप जब ऐसा करते हो ना, दिस इज द बेस्ट फॉर्म of good governance, या this is the worst form of this and that। social sciences में आप कोई भी इस तरह की बात नहीं कर सकते। आप ऐसा कह सकते हो this is one of the best और this is one of the worst। उसको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करने के लिए, सेकंड ओपिनियन की जगह रखने के लिए आप इस तरह बात कर सकते हैं। You're always supposed to give evidence, without that it will be considered as a blanket statement or a generalized statement, जो कि आपने नहीं करना। फिर you're always supposed to write essay in continuous prose। ये हमेशा याद रखिए, जब आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ शुरू हुआ उससे लेकर जब आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ का आखिरी लफ्ज आप जो लिख रहे हैं, इसके बीच में जो कुछ भी होगा सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ्स होंगे। आप उसमें कोई सब हेडिंग्स नहीं बना सकते, आप उसमें कोई हेडिंग्स नहीं दे सकते, आप उसमें कोई बुलेट्स नहीं देंगे, कोई हाइफन डाल के कोई पॉइंट्स नहीं बनाएंगे, ऐसा आप कुछ भी नहीं करेंगे। एक पैराग्राफ खत्म हुआ, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म, तीसरा शुरू, तीसरा खत्म, चौथा शुरू। इसी तरह ये कंटिन्यूअस प्रोज के तौर पर चलता रहेगा। देयर आर नो हेडिंग्स, देयर आर नो सब हेडिंग्स, देयर आर नो बुलेट पॉइंट्स इन एनी ऐसे। यहां तक समझ आ गई? अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चंस एंड पे कीजिएगा, जो एग्जांपल्स देनी होंगी वो भी मैं एंड पे कोट कर दूंगा, डोंट वरी। इसके बाद आते हैं पैराग्राफिंग की तरफ। हमेशा याद रखिए 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 पैराग्राफ। जो पिलर्स ऑफ द ऐसे के अंदर आपके पॉइंट बनाए हैं ना, वो 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 पैराग्राफ। जब आपने पॉइंट चेंज करना है, यू आर सपोज्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ एज वेल। ना ही आप मल्टीपल आइडियाज को उठाकर एक पैराग्राफ में मर्ज करेंगे,
और ना ही आप एक आइडिया को मल्टीपल पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे। वन आइडिया वन पैराग्राफ, ना ही चार आइडियाज मिलकर एक पैराग्राफ बनाएंगे, ना ही एक आइडिया चार पैराग्राफ्स में एक्सपैंड होगा। सो पैराग्राफिंग का ये असूल आपने ज़हन में रखना है। आपकी आउटलाइन के अंदर फर्ज करें 30 पॉइंट्स आपने लिखे हैं, पिलर्स से हटकर, पिलर्स के नीचे जो आप लिखते हो, तो आपके पैराग्राफ जो बॉडी ऑफ द एसे है उसके अंदर भी 30 पॉइंट्स होने चाहिए। फिर हमेशा याद रखिए, कोशिश कीजिए कि आप एक बैलेंस्ड आर्गुमेंट प्रेजेंट करें। अगर आइडिया बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया, आइडियोलॉजी बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया, या ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें दो स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाता है जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। अब कुछ लोग ये सोचेंगे यस इट इज अ मिथ, कुछ ऐसे रेफरेंसेस भी हैं जो ये कहते हैं नो इट इज नॉट अ मिथ। ठीक है, अब चूंकि वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, जर्नल स्टेटमेंट है, तो यू कैन टेक बोथ स्टांसेस, यू हैव टू प्रेजेंट अ बैलेंस्ड आर्गुमेंट इंडिकेटिंग कि आपके पास एटलीस्ट दो एस्पेक्ट्स की इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, अवेयरनेस आपके पास मौजूद है। हाँ, अगर उसके आगे क्वेश्चन मार्क हो देन यू आर सपोज टू टेक अ साइड, फिर आपका 80% 90% ऐसे उस एक साइड पे होना चाहिए, और 10 से 20% आप सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रेजेंट कर सकते हो कि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट इसके बारे में ये कहता है। कभी कभार आप एक डेफिनेट ओपिनियन दे सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा जब क्वेश्चन मार्क होगा वहां पे आपने डेफिनेट एक साइड लेनी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ये करेंगे, यू मस्ट ऑलवेज शो दैट यू हैव अडॉप्टेड अ क्रिटिकल अप्रोच। और क्रिटिकल अप्रोच क्या होती है कि अगर उसका कोई और पर्सपेक्टिव भी बनता है उसको प्रेजेंट करने का, कोई और आर्गुमेंट भी है जो कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, तो आप उसको भी प्रेजेंट करेंगे। यहां तक समझ आ गई? ठीक हो गया, एक ही बंदे को समझ आई है, बाकियों को कोई नहीं आई। कहा जाता है कि ऐसे के अंदर कोटेशंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए। इन माय पर्सनल ओपिनियन ऐसे कैन हैव कोटेशंस, बट कस्टमरीली आपने उनको कहीं कहीं पे यूज करना है। यूज देम स्पेरिंगली, ये नहीं हर पैराग्राफ के अंदर ये कोटेशन, हर पेज के अंदर ही दो कोटेशंस, ये काम आपने नहीं करना। वहां पे इस्तेमाल कीजिए जहां पे आपको लगे कि ये किसी पॉइंट के एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। हमेशा अपनी जाती इवैल्यूएशन एंड एक्सप्लेनेशन को प्रेफरेंस दीजिए ओवर कोटेशंस। हाँ, कोटेशन आपके लिए सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पर काम कर सकती हैं, लेकिन वो एज एन एक्सप्लेनेशन काम ना करें। आपने, और कोटेशन देने का तरीकाकार क्या होता है, आपने जो आर्गुमेंट शुरू करना है वो कोटेशन से शुरू नहीं होगा। योर आर्गुमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ दैट, फ्रॉम टेलिंग द रीडर व्हाट डू यू मीन बाय दैट आर्गुमेंट। वो हो गया, उसके बाद आप उसका एविडेंस प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद आप कोटेशन दे सकते हैं उसी के अंदर कंटिन्यूअस प्रोज में लिखते हुए, और उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या अपने एविडेंस के साथ रिलेट कर सकते हैं। डायरेक्टली आपने आर्गुमेंट कोटेशन से नहीं स्टार्ट करना, वो फिर इस तरह होगा कि आप किसी थर्ड पर्सन का जिसकी कोटेशन है उसके आर्गुमेंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आर्गुमेंट आपका अपना है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सपोर्ट में आप उसको कोट कर रहे हो। सो कोटेशन इस्तेमाल करने का ये तरीकाकार है। कोशिश कीजिए कि आप स्पीच एब्रीविएशंस को अवॉइड करें। कैन नॉट पूरा लिखें, कांट ना लिखें, डू नॉट पूरा लिखें, डू नॉट, डोंट ना लिखें, वुड नॉट पूरा लिखिए, वुडंट ना लिखिए, शुड नॉट पूरा लिखिए, शुडंट ना लिखिए, फुल फॉर्म में लिखिए। स्पीच एब्रीविएशंस अवॉइड कीजिए। आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग एकेडमिक होना चाहिए, कोलोक्वियलिज्म को आपने अवॉइड करना है, स्लैंग और इनफॉर्मल लैंग्वेज आपने यूज नहीं करनी, एक्साइटिंग जर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि आपका ऐसे किसी एक स्कूल ऑफ थॉट से इन्फ्लुएंस्ड नहीं नजर आना चाहिए। मतलब ऐसा ना लगे
कि आपने सिर्फ और सिर्फ रिलीजन का ही पर्सपेक्टिव पूरे ऐसे में घुसा दिया है, या सिर्फ फिलॉसफी को पूरे ऐसे में घुसा दिया है, या सिर्फ आपने पॉलिटिक्स को पूरे ऐसे में घुसा दिया है। मल्टीपल फील्ड्स ऑफ नॉलेज से आर्गुमेंट्स आपके प्रेजेंट वहां पे होने चाहिए, ताकि पता चले कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक बात को लेकर नहीं घुमा रहे, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसको आप वहां पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो। आपका राइट अप जो है वो स्मूथ होना चाहिए और कम्युनिकेटिव होना चाहिए, मतलब पढ़ने में मजा आना चाहिए। जितनी उसमें कम रेपिटेशन होगी वर्ड्स की, जितनी कम रेपिटेशन होगी, बल्कि बिल्कुल रेपिटेशन तो होनी नहीं चाहिए, ना वर्ड्स की और ना ही आइडियाज की। वर्ड्स की रेपिटेशन यहां तक हो सकती है कि एक पेज पर आप एक वर्ड को ना अवॉइड करें, अगले पेज पे वही वर्ड आप दोबारा यूज कर सकते हैं, इट्स टोटली फाइन। लेकिन एक ही पेज पर एक ही बात आप 3-4 दफा यूज करेंगे तो वो गलत होगा। योर पैराग्राफिंग मस्ट बी सिमेट्रिकल, और पैराग्राफिंग की सिमेट्री के बारे में मैंने बताया था कि वर्टिकल सिमेट्री भी होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी होनी चाहिए। अगले दिन आप में से वो किसी ने एक टास्क सबमिट करवाया हुआ था, वो पहली लाइन यहां से शुरू हो रही है, दूसरी लाइन इधर से, तीसरी इधर से, चौथी इधर से, और पांचवी लाइन इधर कहीं पहुंची हुई थी। मतलब वो लेफ्ट साइड से जो अलाइनमेंट है ना, उससे आपका पैराग्राफ ऐसे नजर आ रहा था। ये आपके पैराग्राफ की वो क्या उसे कहते हैं, ओवरऑल लुक नजर आ रही थी, जबकि इसको ऐसे होना चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है कि दोनों साइडों से बराबर आप रहकर चलें। और वर्टिकल सिमेट्री से मुराद ये है कि अगर आपने एक पैराग्राफ में 10 सेंटेंसेस यूज किए या 10 लाइनों पे अगर आपका एक पैराग्राफ आया है, दूसरा आपका 11 पे चला जाए, तीसरा आपका 9 पे आ सकता है, 8 पे आ सकता है, 12 पे आ सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका एक पैराग्राफ 25 लाइनों का है, दूसरा पैराग्राफ 8 का है, तीसरा 20 का है, चौथा 15 का है। इस तरह वो सिमेट्री नहीं लगती और वो खूबसूरत नहीं लगता। A very important thing that you have to keep focus, never deviate from main points of the essay। बेसिकली आउटलाइन बनाने का मकसद ये होता है, स्केलेटन, वो आप पहले ढांचा बना लेते हो ना, स्केलेटन काइंड ऑफ क्वेश्चन आउटलाइन उसको कहते हैं। स्केलेटन बनाने का मकसद ये होता है कि आप मेन पॉइंट्स ऑफ ऐसे से डेविएट ना करें। जो मेन आर्गुमेंट्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उस स्टांस को प्रूव कर रहे हैं जो आप लेकर चले, उससे आपने कभी भी इधर उधर नहीं हटना। अब जहां तक बात है लेंथ की, पहले नंबर पे तो ये ज़हन में रखिए, लेंथ के हवाले से इतनी लेंथ होनी चाहिए कि आप एडिक्वेटली उस टॉपिक को एड्रेस कर सके। ये पहला असूल है। दूसरे नंबर पे ये असूल है, क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। मतलब अच्छे आर्गुमेंट्स होने चाहिए, रेलिवेंट टू द पॉइंट आर्गुमेंट्स होने चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती। क्वांटिटी एट द सेम टाइम मैटर करती है, क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है। क्वांटिटी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तकरीबन 2000 से 2500 के बीच बीच में आपके वर्ड्स होने चाहिए। 2000 से नीचे नहीं होने चाहिए। 2500 से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो आप क्वालिटी के ऊपर फिर कंप्रोमाइज करेंगे। इतना वो उतने टाइम में इतने ज्यादा लिखना पॉसिबल नहीं होता। और पेपर चेकर के पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसके अंदर आपका वो पेपर घुसाएगा और वो उसको वर्ड काउंट दे देगी। ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता। आपके आइडियाज में फ्लो होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आप इडियम्स यूज कर सकते हो, फ्रेजल वर्ब्स यूज कर सकते हो, लेकिन इनको यूज करने के लिए आप ऐसे का जो मेन टारगेट है उससे आपको डेविएट नहीं होना चाहिए। सो आपके आइडियाज में फ्लो भी होना चाहिए। ये थे कुछ रूल्स ऑफ बॉडी ऑफ द ऐसे। उसमें मैंने बता दिया सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफिंग्स होंगी, और वो कैसे होंगी वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को टास्क देता हूँ।